नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय सर वेलकम करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। मित्रों, आज आपकी क्लास जो है गुप्तकालीन मंदिर से है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि गुप्तकालीन मंदिर की क्या विशेषता थी, और इसके साथ साथ हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कल की क्लास में जो पिछली क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि नागर शैली, वेसर शैली और द्रविड़ शैली, जो ये तीनों शैलियाँ हैं मंदिर निर्माण की, उनकी चर्चा भी हम आज की क्लास में करेंगे। तो पहले हम मंदिर निर्माण शैली की चर्चा कर लेते हैं, उनकी विशेषताओं को देख लीजिए, फिर उसके बाद जो है हम गुप्त काल के मंदिरों की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट हो जाइए जितने भी बच्चे हैं। सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जुड़ने की कोशिश करिए बच्चों। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। ठीक है, तो आपकी संख्या मैक्सिमम होनी चाहिए। देखिए, गुप्त काल का मंदिर यानी गुप्तकालीन मंदिर निर्माण शैली, ये बहुत बार आपके मेंस एग्जाम में भी पूछा गया है, प्री एग्जाम से भी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मंदिरों के स्थान पूछ लिए जाते हैं, उनकी शैली पूछ ली जाती है, उनकी बनावट की संरचना के आधार पर भी पूछा जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अपनी संख्या और बढ़ाइए बच्चों, अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश करिए आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। अब देखिए, आज पहले हम बात करेंगे किस पे, मंदिर निर्माण शैली पे। ठीक है, मंदिर निर्माण शैली पे पहले हम बात करेंगे। चलिए, मंदिर निर्माण शैली। ठीक, तो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मंदिर निर्माण की कितनी शैलियां होती हैं, 3 शैली होती है। मंदिर निर्माण की शैली कितनी है, 3। द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली और आपकी गांधार शैली, नागर शैली, नागर शैली। नागर शैली मंदिर निर्माण की ये 3 शैलियां हमें दिखाई देती हैं बच्चों। ठीक है, मंदिर निर्माण की 3 शैली हमको दिखाई देती हैं। अब देखिए, इनमें से हम एक एक की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसकी, द्रविड़ शैली की। सबसे पहले चर्चा किसकी करेंगे, द्रविड़ शैली की चर्चा करेंगे। और बहुत ध्यान से एकदम माने इस तरीके से आप पढ़ने की कोशिश करिएगा कि अपने दिमाग में उस चीज का फिगर बनना चाहिए। बात समझ रहे नहीं, जैसे आप पिक्चर देखने जाते हो तो पिक्चर आपको पूरी तरह से मेमोराइज कैसे होती है भाई, कोई भी मूवी आपको पूरी तरह मेमोराइज बच्चों तब होती है जब आप उसका फिगर देखते हो और उस फिगर को एक दूसरे से क्या करते हो, इंटरलिंक करते हो, जोड़कर एक कहानी के रूप में अपने दिमाग में उस मूवी को आप क्या करते हो, बैठाते हो। वही चीज होती है इतिहास में या किसी विषय के अध्ययन में। यहाँ भी जब हम आपको मंदिर निर्माण शैली पढ़ाएंगे तो आपके दिमाग में एक फिगर बनना चाहिए, एक चित्र बनना चाहिए। जब जब हम जिस जिस संरचना की बात करेंगे वह संरचना, उस संरचना का फिगर जो है आपके मन में होना चाहिए। ठीक, तब जाकर वह कहीं न कहीं आपको आसानी से क्या होगी, कंठस्थ होगी, आसानी से आपको याद होगी। ठीक है, तो ये कोशिश करिएगा। लेकिन संख्या अपनी जो है बच्चों बढ़ाते रहिए आप लोग। आपको कम से कम जो है 60 से 70 संख्या होनी चाहिए आपकी, तो पढ़ाने में और भी मजा आएगा। ठीक है, चलिए अब हम एक शैली देखेंगे मंदिर निर्माण शैली में, द्रविड़ शैली। तो एक एक शैली बच्चों देखिए। सबसे पहले आप देखिए द्रविड़ शैली।
द्रविड़ शैली, मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली को आप देखिए, मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली को देखिए। तो मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली की सबसे बड़ी खासियत यह है, कहा जाता है कि मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली सबसे बड़ी बात कि ये आपके दक्षिण भारत में इसका क्षेत्र है, ये आपके कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक, कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक क्षेत्र में द्रविड़ शैली के मंदिर क्या है, विस्तारित है। यानी अगर आपसे भौगोलिक क्षेत्रफल पूछा जाए कि भाई द्रविड़ शैली के मंदिर कहाँ दिखाई देते हैं, तो आप कहेंगे कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है वो द्रविड़ शैली के मंदिरों से माने आच्छादित है, या वहां के मंदिर जो है द्रविड़ शैली के मंदिर में निर्मित किए गए हैं। ठीक, अब देखिए दूसरी बात ये कि अगर बात की जाए किन राजवंशों के अधीन ये शैली विकसित हुई, तो आप कह सकते हैं चोल वंश, पल्लव वंश, पांड्य वंश, ये वो वंश हैं जिनके अधीन द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण आपको दिखाई देगा। ठीक है, यानी इनके तहत जो मंदिर बनाए गए, अभी हम एग्जाम्पल के रूप में बात करेंगे। जैसे चोल काल में आप आइए तो आपको बृहदेश्वर मंदिर दिखेगा, गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर दिखेगा। ठीक, आप पल्लव वंश में आइए तो यहाँ पर कुछ क्षेत्रीय शैलियों का विकास होता है राजाओं के नाम पर, जैसे मामल्ल शैली, नरसिंह वर्मन शैली। ये आपका एक अलग क्लास मैं इस पे लूंगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, दोनों को यानी चोल वंश के मंदिर, पल्लव वंश के मंदिर, इन दोनों को हम एक क्लास में अलग से डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर आपको शैलियां जरूर पूछा जाएगा, राज सिंह शैली, नरसिंह वर्मन शैली, मामल्ल शैली, जो शैलियां हैं मंदिर निर्माण की पल्लव काल में, उन शैलियों को अलग से पढ़ना बेहद जरूरी है। ठीक, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं द्रविड़ शैली की, तो द्रविड़ शैली के मंदिर इन वंशों में विकसित हुए। अब हम देखिए विशेषता के तौर पर तीसरी विशेषता देखिए, कहा जाता है कि द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं वो एक बड़े प्रांगण में निर्मित होते हैं। देखिए बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, एक बड़े प्रांगण में निर्मित होते हैं। प्रांगण माने क्या होता है, प्रांगण माने होता है मैदान, बड़े प्रांगण में निर्मित होते हैं। तो क्यों होते हैं इसकी बात हम अभी करेंगे कि ऐसा क्यों। जैसे आज की डेट में अगर आप विद्यालय देखिए, स्कूल कॉलेज जो बनते हैं वो भी एक बड़े मैदान में, एक बड़े प्रांगण में बनाए जाते हैं। उनका भी अपना एक उद्देश्य होता है। ठीक, क्योंकि विद्यालय के सामने वाले जो ग्राउंड होता है उसको खेल के रूप में या किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में उपयोग किया जाता है। तो कहा जाता है कि दक्षिण भारत के जो मंदिर होते थे, द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ एक धार्मिक स्थल के रूप में नहीं था कि लोग वहां पर आए और अपनी धार्मिक विचारधाराओं को पुष्ट करें, ईश्वर की आराधना करके या ईश्वर की पूजा करके। उन मंदिरों के और से भी बहुत से उद्देश्य हैं। जैसे हमने कल की बात में आपसे बताया होगा कि मंदिर जो है वो सिर्फ एक धार्मिक केंद्र या देव स्थल नहीं है बच्चों। मंदिर जो है देव स्थल यानी धार्मिक केंद्र होने के साथ साथ हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के भी केंद्र है। और इसका सबसे बढ़िया प्रमाण हमें दक्षिण भारत के मंदिरों में दिखाई देता है। दक्षिण भारत के मंदिर जो हैं आप देखेंगे कि ये एक बड़े प्रांगण में, एक बड़े मैदान में ये बनाए जाते थे। देखिए आप हमको संरचना धीरे धीरे हम आपको एक एक पॉइंट बताते चलेंगे और संरचना भी दिखाते चलेंगे। ये सपोज करिए एक बड़ा प्रांगण है आयताकार, यहाँ पर जो मुख्य द्वार होता है, सपोज करिए ये एंट्री पॉइंट है, इसे गोपुरम कहा जाता था। इसे द्रविड़ शैली में क्या कहा गया है, गोपुरम, और इसे नागर शैली में उत्तर भारत में इसी को प्रवेश द्वार कहा जाएगा। ठीक, यानी आप ओवरऑल कह सकते हैं कि गोपुरम क्या है, प्रवेश द्वार है। गोपुरम क्या है बच्चों, प्रवेश द्वार है। और उत्तर भारत की नागर शैली में यही क्या होगा, आपका प्रवेश द्वार होगा। और वेसर शैली में यही क्या होगा, यही तोरण द्वार होगा। बात समझे कि नहीं। जैसे स्तूप कला में भी प्रवेश द्वार को क्या कहा गया था, तोरण द्वार कहा गया था। वही चीज यहां पर भी दिखेगी। ठीक है, तो मान लीजिए सपोज करिए ये बड़ा प्रांगण है। अब देखिए मान लीजिए ये आपका जो है सपोज कर लो, मान लीजिए 3 हेक्टेयर का ये प्रांगण है। अगर ये 3 हेक्टेयर का एक प्रांगण आप एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, अब सपोज करिए इसमें मंदिर बनना है, तो मंदिर बनना है तो मंदिर जो बनेगा वो यहां बनेगा। देखो मंदिर मान लीजिए यहां बनना है इस भाग में,
तो ये ऊंचा चबूतरा यहां निर्मित कर दिया जाएगा। अगली विशेषता है कि मंदिर का निर्माण मंदिर निर्माण दिखाई दे रहा आपको, ऊंचे चबूतरे पर होगा, ऊंचे चबूतरे पर होगा। अब देखिए, मंदिर अगर बनाना है तो यहां पर मुख्य मंदिर बनता है, और मुख्य मंदिर में क्या होता है कि एक ऊंचे चबूतरे का निर्माण कर दिया जाएगा। यानी द्रविड़ शैली के जो मंदिर बने हैं वो एक ऊंचे चबूतरे पर बने हैं बच्चों। अब देखिए, तो ये जो खाली स्पेस है ये किस लिए यूज होगा? ये खाली स्पेस जो होता है, ये देखिए, ये नृत्य के लिए और शिक्षा के लिए उपयोग किए जाते थे। ठीक, जैसे आपने देखा होगा कि दक्षिण भारत का जो शास्त्रीय नृत्य है, भारत में जो संगीत शैली है बच्चों, जो नृत्य शैली है वो दो भागों में बटी हुई है। संगीत शैली अगर देखिए तो हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत, दो शैलियां दिखाई देती हैं। हिंदुस्तानी संगीत जो है वो आपको उत्तर भारत में विकसित दिखाई देगी। कहा जाता है उत्तर भारत में जो संगीत की शैली हिंदुस्तानी संगीत है वो हमें उत्तर भारत में विकसित हुई दिखाई देती है, और उसका प्रारंभ भी मंदिर से हुआ। लेकिन तुर्कों के आगमन के बाद, मुगलों के आगमन के बाद हिंदुस्तानी संगीत शैली जो है उनके दरबार की शैली बन गई। यानी यहाँ पर जो संगीतज्ञ थे वो मुगल बादशाहों के दरबार में रहने लगे। तो भारत में जो उत्तर में हिंदुस्तानी संगीत पैदा हुआ उस पर कहीं न कहीं फारसी का प्रभाव दिखाई देने लगा, और बाद में आप देखेंगे वही संगीत गजल में, कव्वाली में, ख्याल गायकी में कन्वर्ट हो जाती है। ये फारसी प्रभाव देखा गया। ठीक, लेकिन दक्षिण भारत में जो कर्नाटक संगीत शैली थी वह मूल रूप से मंदिरों से जुड़ी थी, और यहाँ का संगीत प्लस नृत्य दोनों, चाहे वो भरतनाट्यम हो चाहे कुचिपुड़ी हो, जितने भी मोहिनी अट्टम है, बहुत से ऐसे नृत्य हैं जो केरल, तमिलनाडु और आंध्रा से जुड़े हुए हैं। तो ये जो शास्त्रीय नृत्य है और यहाँ का जो कर्नाटक संगीत शैली है, ये दोनों शैलियां बच्चों हमेशा जो है मंदिर से जुड़ी रही हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि दक्षिण भारत की जो संगीत शैली है, या जो दक्षिण भारत की निर्माण शैली है, या दक्षिण भारत की जो नृत्य शैली है, उसमें हमेशा आपको धार्मिक प्रभाव दिखाई देगा, धार्मिक पुट दिखाई देगा। इसलिए दिखाई देगा कि ये जो मंदिर प्रांगण होता था यह कहीं न कहीं नृत्य और शिक्षा के लिए उपयोग किया जाता था। इससे ये प्रतीत होता है कि ये धार्मिक स्थल जो है अपने सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन करते थे, अपने सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन करते थे। तो इसका मतलब हुआ कि दक्षिण भारत के जो राजा थे, या जिन राजाओं के द्वारा इस तरह के मंदिर बनाए जाते थे, उन राजाओं का उद्देश्य मंदिर निर्माण को लेकर सिर्फ ये नहीं होता था कि वह आम जनता की धार्मिक भावनाओं की पूर्ति करे, वह धार्मिक भावनाओं के साथ साथ आम जनता के लिए एक शिक्षा का स्थल, एक नृत्य सीखने का स्थल भी वो प्रोवाइड कराते थे। तो अपने सामाजिक जो उनकी जो सोशल लायबिलिटी थी, उस सोशल लायबिलिटी को भी वो क्या करते थे, पूरा करते थे इन मंदिर निर्माण के द्वारा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। चार्जर देना। तो बच्चों यहां पर देखिए, अपनी संख्या और बढ़ाने की कोशिश करिए बच्चों, बहुत अच्छा लगा। आपकी संख्या और भी मैक्सिमम हो सकती है। स्वाति जी अपनी संख्या को थोड़ा सा बच्चों में लिंक करिए। बच्चों हमारी आवाज आप तक जा रही है? कृतिपाल जी, क्लास 12 बजे से स्टार्ट है, आप अपनी संख्या को थोड़ा सा ग्रोथ करिए। देखिए यहां पर हमने जो बात किया, हमने बताया कि भाई जो मंदिर प्रांगण होते थे, वो मंदिर प्रांगण जो है, जहां पर हमने एक विशेषता भी, अभी एक विशेषता को हमने डिस्कस किया है कि भाई मंदिर का जो प्रांगण होता था वो बहुत बड़ा होता था, मंदिर किसी एक क्षेत्र में बनता था, और वो जो बाकी प्रांगण होता था, इस प्रांगण का उपयोग जो है शिक्षा और नृत्य के लिए किया जाता था। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को। अब देखिए इसके बाद जो स्थल बसते थे, जैसे मान लीजिए ये है, देख लीजिए यहां पर अन्य छोटे छोटे मंदिर बने होते थे। इसी प्रांगण में कुछ छोटे मंदिर भी दिखेंगे। देखिए ध्यान से देखना बच्चों, मैं आपको बहुत ही जोड़ के पढ़ाना चाह रहा हूं ताकि आपका एकदम माइंड पूरी तरह से क्लियर हो जाए। उत्तर भारत के मंदिरों में आप देखेंगे, नागर शैली के मंदिरों में, तो वहां के मंदिरों में निर्माण, वहां के मंदिर निर्माण शैली में सामंती प्रभाव दिखेगा।
यानी मेरे कहने का मतलब है बच्चों कि वहां जब आप किसी बड़े मंदिर में जाते हो, उत्तर भारत के जब आप किसी बड़े मंदिर में प्रवेश करोगे तो वहां पर जो मुख्य देवता होते हैं गर्भगृह में, मुख्य देवता के साथ साथ जैसे ही आप उस गर्भगृह से बाहर निकलोगे, देखोगे जो प्रदक्षिणा पथ होता है जहां पर आप परिक्रमा करते हो, उस परिक्रमा स्थल में भी छोटे छोटे देवताओं की मूर्तियां बनी हुई दिखाई देती हैं। इसे मंदिर निर्माण शैली पर सामंती प्रभाव कहा जाता है। तो उत्तर भारत में जो ये सामंती प्रभाव है वह उस मंदिर में ही दिखाई देगा, लेकिन यहां पर अगर देखें तो वह पूरे प्रांगण में दिखाई देगा। यानी बड़े मंदिर के साथ छोटे मंदिर जो होते हैं उनका एक अलग अस्तित्व होता है, वह इसी मंदिर में नहीं है। तो आप इनको सामंती प्रभाव की संज्ञा दे सकते हैं, ठीक। लेकिन यहां पर दक्षिण भारत में सामंती संरचना बहुत विकसित दिखाई नहीं देती है, तो इसलिए बहुत स्पष्ट तौर से हम ये नहीं कह सकते कि यह जो है सामंती प्रभाव था। हां, ये जरूर कह सकते हैं कि मुख्य देवता के साथ साथ छोटे देवताओं का भी महत्व हमें दिखाई देता है, ठीक है। अगर आपको जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं इसको, ठीक, लेकिन अंतर यह दिखाना पड़ेगा कि उत्तर भारत में जो छोटे देवताओं के अस्तित्व दिखते हैं वो इस बड़े मंदिर में ही इन अलग जगहों पे दिखेंगे अगल बगल, लेकिन दक्षिण भारत में जो है ये छोटे मंदिर जो है उस प्रांगण में इस मुख्य मंदिर से अलग हमको देखने को मिलते हैं, ठीक। अब देखिए, तो मंदिर निर्माण ऊंचे चबूतरे पे होता है। ये हम देखिए 3 डायमेंशनल फिगर नहीं बना पाएंगे, तो ये आप सपोज करिए ये एक चबूतरा है। ये क्या है? एक चबूतरा है, ठीक। तो चबूतरे पर ये मंदिर बनते थे। अब जो मंदिर बनेंगे बच्चों वो किससे बनेंगे? प्रस्तर से। सामान्यतः जो मंदिरों का निर्माण है वो किससे है? प्रस्तर से। प्रस्तरों में कौन सा प्रस्तर? प्रस्तर माने पत्थर। तो सामान्यतः आप देखेंगे बेसाल्ट पत्थर, बेसाल्ट और ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग ज्यादा हुआ है। बेसाल्ट और ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग ज्यादा हुआ है। अगर चोल काल के मंदिरों में अगर देखें बच्चों, चोल काल के जो मंदिर हैं, चोल काल के मंदिरों में सबसे अधिक जो है ग्रेनाइट के पत्थर हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। चोल काल के मंदिरों में सबसे अधिक जो है ग्रेनाइट के पत्थर हमको दिखाई देते हैं। तो आप ये तो जानते होंगे ग्रेनाइट और बेसाल्ट पत्थर का निर्माण कैसे होता है, तो मैग्मा के द्वारा होता है, ठीक। मैग्मा जब ठंडा हो जाता है उससे द्वारा ये पत्थर निर्मित होते हैं। तो पत्थरों से ये मंदिर बने हुए हैं। अब देखिए मंदिर का जो मुख्य भाग है, सपोज करिए ये जो आपका ये पोर्शन है, सब मान लीजिए ये गर्भगृह है। गर्भगृह क्या होता था? गर्भगृह होता है जहां पर मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है। जहां पर मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती है उसे क्या कहते हैं? गर्भगृह कहा जाता है, ठीक। तो गर्भगृह जो है ये कहीं कहीं गोल, गर्भगृह कैसा है? गोल आकृति में है। और ये जो चबूतरा है, ये चबूतरा कैसा है? वर्गाकार है। ये चबूतरा आपको कैसा दिख? वर्गाकार दिखेगा। चबूतरा कैसा है? वर्गाकार। चबूतरा वर्गाकार है। चबूतरा कैसा है? वर्गाकार दिखेगा, ठीक। यानी वर्गाकार आकृति में चबूतरे का निर्माण किया गया है। अब देखिए कहते हैं ये जो गर्भगृह है, गर्भगृह के ऊपर, गर्भगृह के चारों तरफ दीवारें बनी होती हैं और इस गर्भगृह में एक तरफ जो है प्रवेश द्वार बना होता है, ठीक भाई। एक तरफ प्रवेश द्वार होता है, 3 तरफ से दीवालों से क्या होता है? ये घिरा होता है। 3 तरफ से दीवालों से घिरा होता है। अब देखिए इस गर्भगृह से जैसे बाहर निकलोगे तो यहां पर अर्ध स्तंभों पर मंडप बने होते हैं। अर्ध स्तंभों पर मंडप बने होते हैं। अर्ध स्तंभ पर मंडप, इसे हम अर्ध मंडप भी कहते हैं। अब देखिए ये अर्ध मंडप क्या है? अर्ध मंडप क्या है? देखिए बच्चों इसको थोड़ा सा समझिए। अर्ध मंडप क्या है? अर्ध मंडप क्या होते हैं इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए आज की डेट में जब आप कोई मकान बनाते हो, ठीक है, मान लीजिए आपने मकान बनाया, ये आपके मकान की क्या है? संरचना है, ठीक। तो आप जब मकान बनाते हो तो एक पिलर यहां पर देते हैं, एक पिलर यहां पर दिए, एक पिलर यहां दिए, एक पिलर यहां दिए, ठीक। ये पिलर जिनको आप कहते हैं यही क्या है? स्तंभ है। इन्हीं को आप क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं, ठीक। अब इन स्तंभों पर तीनों तरफ से, चारों तरफ से आपने क्या किया? दीवार उठा दिया।
यानी सपोज करिए अगर स्तंभ की लंबाई 10 फुट है तो आपने क्या किया कि 10 फुट ऊंची दीवार उठा दिया, 10 फुट ऊंची क्या किया, दीवार उठा दिया। और 10 फुट ऊंची दीवार उठाने के बाद आपने उसके ऊपर एक छत का निर्माण कर दिया, एक सपाट छत का निर्माण कर दिया। तो ये क्या बन जाता है, ये एक कमरा बन जाता है। लेकिन अर्धमंडप का मतलब हुआ, अर्धमंडप का मतलब हुआ बच्चों कि ये जो स्तंभ है, देखिए आप दीवार पहले बना लीजिए, सॉरी दीवार बना लीजिए और कहते हैं कि दीवार माने दीवार बनाने के बाद इसको क्या किया जाता है, जो स्तंभ जो हैं, जो 10 फुट ऊंचे स्तंभ थे, इन स्तंभों की लंबाई कितनी कर दी जाती है, 5 फुट कर दी जाती है। तो ये जो दीवार है, यानी दीवार में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गैप मिल जाएगा, छत और दीवार के बीच गैप हो जाएगा, तो वो रोशनदान के रूप में उपयोग होता है। ठीक, जब आप अर्धमंडप पे छत का निर्माण करेंगे तो यानी 5 फुट जो है वो क्या होगा, खुला रह जाएगा, यानी हवा के लिए ये खुला स्थान हो जाता है। इसे हम अर्धमंडप कहते हैं। यानी जब आधी ऊंचाई पर, यानी आपके छत की ऊंचाई कितना होना चाहिए, 10 फुट, लेकिन स्तंभों की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 5 फुट। तो जो बीच का स्थान बचता है वह हवा के लिए उपयोग में आता है, इसी को अर्धमंडप कहा जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, अर्धमंडप कहते हैं। अब देखिए, तो एक विशेषता इनकी हमने बताया कि अर्धमंडपों का उपयोग किया गया है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं, द्रविड़ शैली के मंदिरों में भी ये जो गर्भगृह है जहां मुख्य देवता रखे जाते हैं, इसके ऊपर जो है विमान, जिसको उत्तर भारत में शिखर कहते हैं, दक्षिण भारत में उसको विमान कहा गया है। विमान, विमान माने जो छत के ऊपर की तरफ जाता है उसको क्या कहते हैं, विमान कहते हैं। तो यानी जो इसके ऊपर शिखर के नुमा बनेगा उसको यहां पर क्या कहा जाता है, विमान कहते हैं। और उत्तर भारत में नागर शैली में इसी को क्या कहते हैं, शिखर कहते हैं। ठीक, उत्तर भारत में ये क्या है, शिखर है। तो कहा जाता है कि जो यहाँ का जो विमान है, विमान जो है अर्धवलयाकार है, अर्धवलयाकार यानी अर्धगोलाकार है। ठीक, अर्धगोलाकार है। यहाँ का जो विमान है, विमान अर्धगोलाकार है। विमान कैसा है, अर्धगोलाकार है। ठीक, यानी वो अर्धगोला, यानी ना तो पूरा चौकोर है ना तो पूरी तरह क्या है, गोल है, वो अर्धगोलाकार है, जैसे खटकोण या अष्टकोण होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज कहते हैं कि जो विमान है, विमान के ऊपर उत्तर भारत की नागर शैली में आप देखेंगे तो विमान के ऊपर आपको कलश दिखाई देगा, कलश के ऊपर आपको झंडा दिखाई देगा। लेकिन दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं द्रविड़ शैली में, वहां पर ऊपर कलश नहीं दिखेगा, कलश के स्थान पर क्या दिखता है, स्तूपिका दिखती है। यहां पर कलश के स्थान पर द्रविड़ शैली में, द्रविड़ शैली में कलश के स्थान पर स्तूपिका का निर्माण किया गया है। ठीक, यहां कलश न रख के क्या रखा गया, स्तूपिका, जो त्रिकोणात्मक आकृति का होता है। ठीक है। तो और जो प्रांगण का प्रवेश द्वार है ये क्या है, ये गोपुरम है। प्रांगण का जो प्रवेश द्वार है ये गोपुरम है। अब देखिए एक चीज आप और समझिए, जो ये गर्भगृह होता है जहां पर मुख्य देवता की मूर्तियां लगी हैं, इस जो दीवारें बनी हैं, इस गर्भगृह को ढकने के लिए जो 3 तरफ से दीवारों का निर्माण किया गया है, इस पे मूर्ति कला और चित्रकला का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो सामान्य तौर से जैसे हम चोल काल के मंदिर का एग्जाम्पल लें तो चोल काल के मंदिर जो है ये शैव धर्म से प्रभावित है, शैव मंदिर थे। लेकिन इन मंदिरों की दीवारों पर राजाओं की भी मूर्तियां बनी हुई हैं, राजाओं की मूर्तियां भी बनी हैं, जैसे राजराज फर्स्ट, जैसे राजेंद्र फर्स्ट की मूर्तियां भी बनी हैं। और साथ साथ इन दीवालों पर क्या है कि उन राजाओं की उपलब्धियों, यानी जो उन्होंने अचीवमेंट जो उनका रहा है, उस उपलब्धियों को भी क्या किया गया, दर्शाया गया है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, आप सोचिए ऐसा क्यों किया गया है। तो बच्चों ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है
कि देखिए भाई एक यह एक ऐसा स्थल है जो सार्वजनिक स्थल कहा जाता है, जहां जनता क्या होगी, आएगी और जनता बार बार आएगी। अगर हम इन धार्मिक दीवालों पर राजाओं की उपलब्धियां, उनके चित्रों का अंकन करें तो सबसे पहली बात तो यह हो गई कि आपने इन राजाओं को देवतुल्य बना दिया। आपने इन राजाओं को देवतुल्य बना दिया, देवता के समान हो गए। जनता इनका भी दर्शन करेगी और देवता के समान ही इनको भी सम्मान देगी। दूसरा, आपने इनकी उपलब्धियों को इन दीवालों पर अंकित करके कहीं न कहीं आपने इनकी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का भी काम किया। जिस तरह अशोक जो है अपने अभिलेखों के माध्यम से जनता से जुड़ने का प्रयास किया, यानी प्रिंट मीडिया के रूप में उसने अभिलेखों का उपयोग किया, उसी तरह दक्षिण भारत के मंदिर, खास तौर से चोल, वह जनता और राजा के बीच एक जुड़ने का क्या है, माध्यम है। जनता यहां पर राजा की उपलब्धियों से क्या होती है, जुड़ती है, क्योंकि इन दीवालों पर क्या की गई है, अंकित की गई है बच्चों। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? आप लोगों को मेरी बात आप लोगों के समझ में आ रही है? प्रिया जी, अजय प्रजापति जी, मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? क्या कोई बफरिंग की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही क्लास में? नेट सबका बंद करवाइए तो। देखिए अभी बफरिंग तो नहीं हो रही है। बच्चों अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्लास में? मेरी आवाज आप तक जा रही है? ओके है? आगे कंटिन्यू करें? चलें आगे चलते हैं। ठीक है, आप लोग यार मैक्सिमम जोड़ने की कोशिश करिए, तब तो क्लास लेने में मजा आए ना। कम से कम आपकी संख्या 100 होनी चाहिए। आप बहुत दिनों से इसी 60 पे 65 पे आप रुके हुए हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार, तो देखिए हमने अभी तक बात किया, आपसे द्रविड़ शैली की बात कर रहा था। तो हमने कहा कि भाई राजा जो है यो इन दीवालों पर अपनी उपलब्धियों का क्या करते थे, अंकन करते थे। और यह मंदिर जो है कहीं न कहीं एक प्रचार के क्या थे, माध्यम थे, मोबाइल का। तो ये मंदिर जो है क्या थे, एक प्रचार का माध्यम भी थे, क्योंकि ये एक सार्वजनिक प्लेस है। भाई राजा चला गया लेकिन ये मंदिर तो रहेंगे ना, मंदिर तो रहेंगे। और ये मंदिर हमेशा आने वाली जनरेशन के लिए कहीं न कहीं क्या है, एक प्रचार के माध्यम भी बने हुए हैं। ठीक है, तो वह राजा सदियों तक जो है कहीं न कहीं क्या होगा, जाना जाएगा समाज में अपनी उपलब्धियों के लिए। वह राजा जो है अपनी सामाजिक उपलब्धियों के लिए सदियों तक क्या होगा, आने वाली जनरेशन में क्या होगा, जाना जाएगा। ठीक, अब देखिए कहते हैं जो प्रांगण है, ये जो प्रांगण बच्चा, इन प्रांगण में यहां पर सामने एक ध्वज पताका होती थी जो विजय का प्रतीक होती थी। ठीक, ध्वज पताका होती थी या एक विशाल दीप स्तंभ होता था, या तो दीप स्तंभ बनता था या ध्वज पताका बनता था, जो हमेशा शक्ति और विजय का क्या होती थी, प्रतीक होती थी। एक विशाल स्तंभ का निर्माण, या इसको आप कह सकते हैं विशाल द्वीप स्तंभ या ध्वज स्तंभ, इस तरह की संरचना का निर्माण इस प्रांगण में दिखाई देता था। तो दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के मंदिरों की एक बड़ी खास विशेषता ये रही कि यहाँ के जो मंदिर हैं वो कहीं न कहीं धार्मिक केंद्र होने के साथ साथ एक सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र भी थे। और इन मंदिरों का जो उपयोग जो राजाओं के द्वारा किया गया वह सिर्फ धार्मिक केंद्र के रूप में नहीं, बल्कि अपनी उपलब्धियों के प्रचार के रूप में भी, या अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए भी किया गया। ठीक,
तो आप इनकी तुलना अशोक से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आपको समझ में आया मेरी बात? आगे चलते हैं अब नागर शैली के मंदिर। नागर शैली के मंदिर। देखिए, नागर शैली के मंदिरों की खास विशेषता क्या है? कहा जाता है कि नागर शैली के जो मंदिर हैं, इनका जो संपूर्ण आकार होता था, देखिए नागर शैली के मंदिर का संपूर्ण आकार, पूरे मंदिर के संपूर्ण जो आकार होता था वह चतुष्कोणीय होता था। कैसा होता था? चतुष्कोणीय होता था। इस मंदिर का जो संपूर्ण आकार है वो चतुष्कोणीय होता था। ठीक है, मंदिर का आकार कैसा हो? चतुष्कोणीय होता है। ठीक, अब देखिए, कहते हैं कि यहां पर प्रांगण आपको दिखाई नहीं देगा, यहां प्रांगण दिखाई नहीं देगा। यहां पर सिर्फ क्या है कि यहां पर एक चबूतरा बनेगा और यह चबूतरा कैसा होगा? वर्गाकार होगा। यहां पर एक चबूतरा बनेगा, चबूतरा कैसा होगा? वर्गाकार होगा। चबूतरे के बीच में यहां पर बीचों बीच, यहां पर एकदम बीचों बीच ये आपका गर्भगृह होगा। ये क्या है? ये गर्भगृह है। ध्यान से समझ लीजिए, ये क्या है? ये गर्भगृह है। इस पे चारों तरफ से क्या होंगी? सीढ़ियां बनी होंगी। इस पर चारों तरफ से सीढ़ियां बनी होती हैं। नहीं सॉरी, गर्भगृह में नहीं, सीढ़ियां जो है वो आपको मेन प्रांगण यानी चबूतरे के ऊपर दिखाई देंगे। देखिए, सीढ़ियां आपको यहां दिखेंगी चारों तरफ। चारों तरफ क्या होंगी? सीढ़ियां बनी होंगी। मान लीजिए ये चबूतरा है, ये क्या है? ये चबूतरा है और देखिए इसमें चारों तरफ से सीढ़ियां बनी हैं। ये चारों तरफ से सीढ़ियां बनी होती थी। ये चबूतरा है। अब देखिए ये गर्भगृह है। ये क्या है? ये गर्भगृह है। ये गर्भगृह है। गर्भगृह यहीं पर आपका क्या होता है? मुख्य देवता होता है। गर्भगृह में क्या है? मुख्य देवता होता है। ठीक, गर्भगृह में तीन तरफ से दीवारें बनी होती हैं। यहाँ पर इस गर्भगृह में क्या होगा? तीन तरफ से दीवारें बनी हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपने इधर से आप दीवार बना दीजिए और यहाँ पर लाकर एक प्रवेश द्वार का निर्माण कर दीजिए, तो ये आप प्रवेश द्वार हो गया। ठीक, अब जैसे ही आप इस प्रवेश द्वार से निकलेंगे आपको एक निर्माण और दिखेगा, एक निर्माण और दिखेगा जिसे आप क्या कहेंगे? मंडप। यहां पर भी प्रवेश द्वार बना होगा। तो गर्भगृह के चारों तरफ एक छत पर जो भौगोलिक जो संरचना बनाई जाती है इसे कहते हैं क्या? मंडप। मंडप ये त्रिकोणात्मक होता था, आगे की तरफ आकर क्या होता था? उठा होता था। जैसे आप घर के सामने एक बरामदा बनाते हैं ना, घर के सामने एक बरामदा बनाते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, कहते हैं इस गर्भगृह के एकदम जस्ट बगल बगल जो संरचना होती थी उसे अंतराल कहते थे। यानी देखिए, पहले गर्भगृह होगा, गर्भगृह होता है, गर्भगृह के बाद क्या होता है? अंतराल होता है, गर्भगृह के बाद अंतराल होता है, अंतराल के बाद क्या होता है? मंडप होता है, मंडप के बाद जो है अर्ध मंडप होता है, मंडप के बाद जो है आपका अर्ध मंडप होगा। ठीक है, ये संरचना होती है। यानी जो मुख्य मंदिर होता है वह इन संरचनाओं से क्या होता? पीछे होता है, एकदम पिछले भाग में, यानी चबूतरे के एकदम पिछले भाग में बनाया जाता है। ठीक, और जैसे ही आप मंदिर के प्रवेश द्वार के बाहर आते हैं तो थोड़ा सा स्पेस दिया जाता है, या वो होता है आपका क्या? अंतराल। ठीक, अंतराल होता है, कल उसकी चर्चा किए थे। और कहते हैं कि और उस मंदिर के चारों तरफ स्तंभों पर जो छत बनाई जाती थी, जैसे आप भी देखे होंगे मकान के सामने पिलर्स पर
आपका बरामदा बनता है। उसी तरह यहां पर चारों तरफ स्तंभों पर क्या होते थे, छत डाल दी जाती थी जिसे मंडप कहा जाता था, और उस मंडप के आगे अर्ध स्तंभों पर, उस मंडप से आगे अर्ध स्तंभों पर एक और संरचना बनती थी जिसे अर्ध मंडप कहा जाता था। ठीक है, आप देखेंगे कि नागर शैली के जो मंदिर हैं, उन नागर शैली के मंदिरों में जो गर्भगृह है, जहां मुख्य देवता है, इस मुख्य देवता के ऊपर जो शिखर बनेगा वो सबसे ऊंचा रहेगा, और इन अर्ध मंडपों पे भी शिखर बनते हैं जो उससे क्या होते हैं, नीचे होते हैं। बात समझ रहे हैं? तो कई शिखर यहाँ के मंदिरों में हमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक, कहा जाता है कि उत्तर भारत के नागर शैली के मंदिरों में कुल 8 अंग पाए गए हैं। कितने अंग हैं? 8 अंग हैं। नागर शैली के मंदिरों में कुल कितने अंग हैं? 8 अंग होते हैं। ठीक है, 8 अंगों में कौन कौन से अंग हैं? जैसे मसूरक, मसूरक क्या है? नींव तथा दीवाल के बीच का जो अंतर होता है वो मसूरक होता है। यानी जो नींव डाली जाती है, जो नींव डाली जाती है वो ज्यादा चौड़ी होती है सापेक्षता में किसके? दीवाल के। तो नींव के और दीवाल के बीच का जो अंतर होता है उसे मसूरक कहा गया है। जंघा, जंघा क्या है नागर शैली में? जंघा होता है गर्भगृह की दीवाल, यानी इस गर्भगृह के ऊपर जो दीवाल बनेगी उसे हम क्या कहते हैं? जंघा कहते हैं नागर शैली में। ये दूसरी बात। मूल आधार, मूल आधार का मतलब क्या है? मूल आधार भी है, तो मूल आधार का मतलब होता है पूरा मंदिर, पूरा मंदिर जिस धरातल पर निर्मित होता है उसे नागर शैली में क्या कहा गया है? मूल आधार कहा गया है। ठीक है, उसे मूल आधार कहते हैं। अब देखिए कलश क्या होता है? कलश, कलश बच्चों ये जो मुख्य मंदिर का, इसके ऊपर जो शिखर बनता है, उस शिखर के ऊपर एकदम ऊपर क्या बनता है? कलश बनता है एकदम ऊपर। उस कलश के ऊपर क्या होता है? पताका होती है, झंडा होता है। ठीक, यानी जो शिखर होता है, शिखर के एकदम ऊपर कलश, कलश के ऊपर क्या होता है? पताका होती है। तो कलश भी यहां का एक अंग है इस मंदिर का। नाम आप नोट करते जाइएगा। तो कलश, और हमने कितने नाम? 5 बता दिए आपको शायद। क्या क्या हमने बताया आपको? हमने आपको बताया जंघा, मसूरक और मूलाधार। 3 कलश की बात किया हमने और पताका की बात किया। अब देखिए कहते कलश जहां पर रखा जाता है, जैसे सपोज करिए, मान लीजिए ये मंदिर है, अब ये मान लीजिए ये शिखर है। ठीक है, ये शिखर है। तो यहां पर क्या होता है? हम शिखर की संरचना फिर से बना रहे हैं। देखिए मान लीजिए ये शिखर है, ये शिखर है। शिखर के ऊपर यहां पर बच्चों क्या हो? आमलक है। ये क्या है? ये आमलक है। इसके ऊपर जो है 3 छोटे छोटे कलश बनते हैं। 3 छोटे छोटे ये कलश हैं जो श्रद्धा, प्रेम और साहस के प्रतीक माने जाते हैं। ये तीनों कलश जो है ये श्रद्धा, प्रेम और साहस के प्रतीक माने जाते हैं। इसके ऊपर इस तरह से एक झंडा बना होता है, इस तरह से एक झंडा बना होता है। ठीक, ये एकदम देखेंगे आपके ऊपर दिखाई देगा, तो आप इसको क्या कहेंगे? ये कलश है। ये क्या है? कलश है। ये क्या है? पताका। ये क्या है? पताका। ठीक है, ये क्या है? पताका। तो ये नागर शैली के मंदिरों के क्या है? लक्षण है। नागर शैली के मंदिरों के ये लक्षण है बच्चों। ठीक है, अब ये जो आपका ये भाग है, इसके नीचे पूरा क्या होता है? ये मूल आधार हो गया। ये क्या है? मूल आधार है। सपोज करिए ये आपका क्या है? ये गर्भगृह हो गया। ठीक है, ये गर्भगृह है। यहाँ पे आप प्रवेश द्वार बना दीजिए। फिर ये आपका जो है मंडप हो गया, और इस मंडप से आगे यहाँ पर आप जो है, यहाँ पर आप क्या बना दीजिए? ये अर्ध मंडप हो गया। ये आपका क्या हो गया? अर्ध मंडप। ये आपका क्या हो गया? ये आपका मंडप हो गया, मंडप हो गया। और ये एकदम लगा हुआ जो भाग है, ये जो आपका एकदम सटा हुआ जो भाग है, ये आपका जो है अंतराल है। ये आपका क्या है? अंतराल। देखिए बच्चों कहते हैं
उत्तर भारत के मंदिरों में, नागर शैली के मंदिरों में ये जो पोर्शन है इसी को प्रदक्षिणा पथ भी कहा गया है। जो खाली स्थान है, ये जो खाली स्थान है इसी को कहीं कहीं प्रदक्षिणा पथ भी कहा गया है। इस अंतराल और प्रदक्षिणा पथ में ही व्यक्ति जो है इस मंदिर के क्या करता था, परिक्रमा लगाता था। जब ये प्रवेश द्वार, ये जो प्रवेश द्वार है, तोरण द्वार जिसको प्रवेश द्वार कहते हैं, इन मंदिरों के प्रवेश द्वार की जो चौखट होती थी उस चौखट पर मंगल चिन्ह बने होते हैं। मंगल चिन्ह माने समझ रहे होंगे आप, जैसे मछली का चिन्ह, जैसे आप देखते हैं ना कलश होता है, कलश में पत्ते, उनका चिन्ह बना होता है, शंख का चिन्ह बना होता है, स्वास्तिक का चिन्ह बना होता है। ये हमारे मंगल चिन्ह माने जाते हैं, यानी हमारे शुभ लक्षण माने जाते हैं। तो वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। इसके साथ साथ जो स्तंभ हैं, जो ये स्तंभ हैं, जिन स्तंभों पर ये गर्भगृह या मंडप बनते हैं, उन स्तंभों पर भी इन मंगल चिन्हों के चित्रांकन किए गए हैं। और दूसरी चीज कहते हैं, ये जो तोरण द्वार है और ये सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों पर आपके मकर वाहिनी और कुर्म वाहिनी, गंगा और यमुना की आकृतियां बनाई गई हैं। ये नागर शैली के मंदिरों की बड़ी खास विशेषता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कुर्म वाहिनी और गंगा वाहिनी की मूर्ति बनना वह आपकी शुद्धता का प्रतीक है। यानी जिस मंदिर पर यमुना और गंगा की मूर्तियां बनी हुई हैं प्रवेश द्वार पर, अगर आप वहां पर देखेंगे तो अगर आप उस रास्ते से आप गुजर रहे मंदिर के अंदर गर्भगृह में जाने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों, तो इसका मतलब हुआ कि आप एक शुद्ध शरीर, यानी आप शुद्ध आत्मा, शुद्ध शरीर के साथ मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। तो भारत के धर्म की एक बड़ी खास विशेषता यह होती है कि शुद्धता का बड़ा ध्यान रखा गया है। तो नागर शैली के मंदिरों में ये लक्षण हमको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े हम। अब आपको क्षेत्र आपको पता है कि नागर शैली के मंदिर जो है दक्षिण में विंध्य श्रेणियां और उत्तर में आपको कश्मीर तक, यानी कश्मीर से लेकर विंध्य श्रेणियों तक के क्षेत्र में इस नागर शैली के मंदिर क्या है, प्रचलित है। हाँ, फेमस मंदिरों की अगर बात करें कि नागर शैली के मंदिर कौन से फेमस है, तो उड़ीसा क्षेत्र में जो बने हुए नागर शैली के मंदिर हैं उनमें से आपका जो सबसे फेमस है वो लिंगराज का मंदिर है भुवनेश्वर का, फिर जगन्नाथ, पुरी जगन्नाथ का मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा का, आपके एमपी खुजराहो में बना कंदरिया महादेव का मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, गुजरात का शोभनाथ मंदिर है। ये मंदिर जो है आपकी गांधार शैली के बने हुए फेमस मंदिर माने जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अब हम चलते हैं किस पे, वेसर शैली पे। ठीक है, वेसर शैली पे। हाँ, एक बात और बताना भूल गया, चलिए आगे गुप्त शैली के मंदिरों में उसकी चर्चा हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करेंगे वेसर शैली की। वेसर शैली, वेसर शैली का क्षेत्र कहां पर है, इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल है इसका बच्चों विंध्य श्रेणी से कृष्णा नदी, विंध्य श्रेणी से कृष्णा नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो वेसर शैली के मंदिरों के लिए जाना जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि वेसर शैली के मंदिर जो है वो नागर शैली और द्रविड़ शैली, नागर शैली और द्रविड़ शैली के मिश्रण से बने हैं। यानी वेसर शैली में हमें द्रविड़ शैली और नागर शैली दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं। यानी इसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ये दोनों शैलियों के मिलने से क्या है, बना हुआ है। ठीक, तो चलिए देखें हम क्या कंडीशन इसकी है। ठीक, तो देखिए, कहा जाता है कि यहाँ के मंदिर भी एक चबूतरे पर निर्मित है, यहाँ के मंदिर भी ये क्या है, चबूतरे पर बने हुए हैं। ठीक, चबूतरे पर बने हैं और यहाँ पर जो गर्भगृह है, गर्भगृह जो है ये अष्टकोणी
खटकोणी इस तरह माने गर्भगृह के ऊपर जो विमान बनता है, कहते हैं इस गर्भगृह के ऊपर ये जो विमान बनेगा, ये विमान, ये इसको विमान का, इसको क्या कहते हैं? विमान कहते हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं? विमान। और ये विमान जो है ये कहीं कहीं अष्टकोणीय और खटकोणीय दिखाई देता है। ये कहीं कहीं अष्टकोणीय है तो कहीं कहीं ये खटकोणीय है। ठीक है, यानी इसे अर्ध गोलाकार कह सकते हो आप। इसे क्या कह सकते हैं? अर्ध गोलाकार कह सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज, ये जो मंदिर है यहाँ पर मुख्य देवता की मूर्तियों के साथ साथ इसमें बहुत सारी अन्य मूर्तियां भी बनी हैं। यानी इसकी जो पहली विशेषता देखिए, यहाँ विशेषता के तौर पर देखिए तो मूर्तियों की अधिकता है, मूर्तियों की अधिकता, यानी मूर्तियां बहुत ज़्यादा हैं। यानी इस बेसर शैली के मंदिरों में बहुत सारी मूर्तियों का उपयोग किया गया है, यानी एक साथ बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण किया गया है। नंबर 2, अर्ध गोलाकार, अर्ध गोलाकार विमान का उपयोग। अर्ध गोलाकार विमान, विमान माने आप समझ रहे हैं, जिसे शिखर कहते हैं उसी को यहाँ पर विमान कहा जा रहा है। ठीक, अर्ध गोलाकार विमान का उपयोग किया गया है। ठीक, इसके साथ साथ कहा जाता है कि इसमें जो कलश हैं, कलश जो एकदम विमान के ऊपर बनाए जाते हैं वो फैले हुए हैं, वो एकदम गोल आकृति में नहीं है, वो फैले हुए हैं। तो यहाँ पर फैले हुए कलशों का उपयोग किया गया है, फैले हुए कलश का उपयोग हुआ है, फैले हुए कलश का उपयोग हुआ है। इसके साथ अलंकरण, अलंकरण का बहुतायत उपयोग किया गया है, अलंकरण का बहुतायत, बहुतायत मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, यानी अलंकरण माने सजावट, यानी ज्यादा से ज्यादा जो मूर्तियां हैं उनमें बहुत ज्यादा सजावट का उपयोग किया गया है, बहुत ज्यादा उनको आभूषणबद्ध किया गया है। ठीक है, उनको आभूषणबद्ध किया गया है, सजाने का प्रयास किया गया है। ठीक, अच्छा, विमान जो है, जैसे आपने देखा द्रविड़ शैली के मंदिरों में जो विमान हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो वेसर शैली के मंदिरों के विमान हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं, वो बल्कि क्या हैं? छोटे हैं। यानी आप कह सकते हैं विमान छोटे हैं। तो ये थोड़े कुछ लक्षण हैं जो इनको अन्य मंदिरों से क्या करते हैं? अलग करते हैं। यहाँ छोटे विमानों का उपयोग किया, बाकी वो सारे लक्षण नागर और द्रविड़ शैली के आप इसमें दिखा सकते हैं। जो इनकी अपनी कुछ अलग चीजें थी, अलग विशेषताएं थी, उसको हमने आपके सामने दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, ठीक, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो काफी ज्यादा टाइम हो गया तीनों शैलियों को बताने में। अब हम आते हैं जो आपका टॉपिक है गुप्त काल के मंदिर। तो सामान्यतः आप चूंकि जो नागर शैली के मंदिर आप पढ़े हैं वही सारे लक्षण हमें गुप्त काल के मंदिरों में भी दिखते हैं। अब कैसे थोड़ा सा उनमें अंतर है उन चीजों को हम देखेंगे। चलिए गुप्त काल के मंदिर हम पढ़ते हैं। गुप्त काल के मंदिर, गुप्त काल के मंदिर दो प्रकार के हैं। प्रकार कितने हैं इनके? दो प्रकार हैं। दो प्रकार में कौन कौन है बच्चों? एक गुहा मंदिर, गुप्त काल के मंदिरों को दो भागों में बांटा जाता है, गुहा मंदिर और संरचनात्मक मंदिर। संरचनात्मक मंदिर, संरचनात्मक मंदिर कौन से हैं? पहले गुहा मंदिर देखिए। गुहा मंदिर उसे कहा जाता है जब हम किसी पर्वत को काटकर, यानी किसी प्राकृतिक संरचना को काटकर उसे मंदिर की आकृति दे। जैसे 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 एहोल मंदिर, जैसे एहोल गुहा, जैसे अजंता गुहा, जैसे एलिफेंटा गुहा। ये जो गुहाएं हैं ये किस में आएंगी? ये आएंगी किस में? गुहा मंदिर में। ठीक, अब इसमें से सभी गुप्त काल की नहीं है, हमने एक एग्जाम्पल दिया आपको, हमने एक आपको क्या दिया? एग्जाम्पल दिया। ठीक, चूंकि ये गुहा मंदिरों की श्रेणी में आते हैं, एक एग्जाम्पल दिया। अब इसको ये मत समझ लेना ये सब गुप्त मंदिर से है, तो आप अजंता को जोड़ सकते हैं गुप्त काल से। ठीक है, तो यानी प्राकृतिक संरचनाओं को, यानी पहाड़ों को, पहाड़ियों को काट कर जब किसी मंदिर की आकृति दी जाए तो उसे गुहा मंदिर कहा जाता है।
और जब खुले मैदान में ईंट या पत्थर से जब हम किसी विकास करते हैं, जब यानी धार्मिक भावनाओं को पूरा करने के लिए या पूर्ति के लिए जब ईंट पत्थरों से खुले मैदान में किसी मंदिर की संरचना का विकास किया जाता है तो उसे संरचनात्मक मंदिर कहा जाता है। ठीक, तो गुप्त काल में दोनों प्रकार के मंदिर हमको दिखाई देते हैं। अब इनके मंदिर निर्माण शैली देख लीजिए कि गुप्त कालीन के मंदिर वास्तुकला कैसी थी। ठीक है, देखिए गुप्त मंदिर वास्तुकला, गुप्त मंदिर वास्तुकला, गुप्त काल के मंदिर कैसे बनते थे इनको देखते जाइए। सबसे बड़ी बात, एक ऊंचा चबूतरा, तो पहली विशेषता हो गई नंबर 1, ऊंचा चबूतरा होता था, ऊंचा चबूतरा। लेकिन इस चबूतरे का निर्माण वहीं होता था जहां भूमि का परीक्षण हो जाता था कि ये भाई पवित्र स्थल है, यहां पर हमको मंदिर बनाना है। ठीक है, तो ऊंचा चबूतरा होता था, ऊंचे चबूतरे के चारों तरफ सीढ़ी होती थी, इनमें चारों तरफ क्या होती थी, सीढ़ियां बनी होती थी। ठीक है, ये चारों तरफ आप चबूतरे के चारों तरफ सीढ़ी बना दीजिए, चबूतरे के चारों तरफ आप क्या बना दीजिए, सीढ़ी, चारों तरफ सीढ़ी बन गई। अब देखिए कहते प्रारंभ में छत चपटी थी, छत कैसी थी, चपटी। अब ये देखिए ये जो गर्भगृह है क्या है, गर्भगृह कैसा है, चौकोर। गर्भगृह आप समझ गए होंगे, गर्भगृह कैसा होता था, चौकोर होता था, गर्भगृह चौकोर होता था। प्रारंभ में जो गर्भगृह की जो छत होती थी वो छत सपाट बनती थी, प्रारंभ में जो छत होती थी वो क्या थी, सपाट थी। यानी गुप्त काल के जो मंदिर शुरुआती चरण में जो बने हैं उन पे देखेंगे शिखर नहीं दिखेगा, उस पे एक समतल छत डाल दी जाती, जैसे आम लोग में गांव में भी इस तरह के मंदिर दिख जाते हैं, यानी बिना शिखर वाले मंदिर जो चपटी छत वाले होते थे। तो यहां पर आप लिखेंगे प्रारंभ में छत चपटी छत यानी प्लेन छत, चपटी छत चपटी, बाद में विमान, बाद में उस पर क्या बनने लगे, विमान। यानी प्रारंभिक चरण में वहां पर विमान नहीं बनते थे, यानी प्रारंभिक चरणों में छतें कैसी होती थी, चपटी होती थी। ठीक है, अब देखिए ये जो मुख्य गर्भगृह है आपका, ये क्या है बेटा, ये आपका गर्भगृह हो गया, गर्भगृह हो गया। इस गर्भगृह में आपका यहाँ प्रवेश द्वार होता है। ठीक, और ये इसके चारों तरफ जो है ये जो बना होता है जिसे आप बरामदा कह सकते हैं, ये प्रदक्षिणा पथ होता है। गुप्तकालीन मंदिरों में इन्हें क्या कहा गया है, प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ कहा गया है। और ये प्रदक्षिणा पथ किस लिए होता था, ये मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए काल मंडप और अर्ध मंडप कहा गया है। तो यहाँ पर ये जो खाली प्लेस है ये स्तंभों पर बना होता था, ये चारों तरफ बना होता था, आज भी आप मंदिरों में देखेंगे। तो ये प्रदक्षिणा पथ है। ठीक है, जहां पर पुजारी जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कहा जाता है जो प्रवेश द्वार है, यानी जहां से आप एंट्री करते हैं, ये जो प्रवेश द्वार आपको दिख रहा है, इस प्रवेश द्वार पर जो है चौखट पर, जो प्रवेश द्वार की जो चौखट है, देखिए चौखट क्या होती है, ये जहां से आप पैर को क्रॉस करेंगे और सर के ऊपर भी लकड़ी का एक चौखट बनता है, मकानों में आप देखे होंगे बना होता है, और होता है उसमें नीचे और ऊपर दोनों तरफ चौखट बनती है। इसी चौखट पर मकर वाहिनी यानी गंगा और यमुना, मकर वाहिनी और कुर्म वाहिनी यानी गंगा और यमुना की क्या बनी है, मूर्तियां बनी है। यानी जैसे ही आप गर्भगृह में प्रवेश करो तो गंगा और यमुना को पार करते हुए प्रवेश करो, ताकि आप शारीरिक रूप से शुद्ध होकर इस गर्भ मुख्य देवता के पास जो है आप शारीरिक रूप से क्या है, शुद्ध होकर पहुंच रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि नहीं, कहीं न कहीं गंगा और यमुना का यह जो है आपके किस रूप में किया गया है, गंगा और यमुना का जो प्रयोग है ये कहीं न कहीं जो है आपकी शारीरिक शुद्धता को बढ़ाने के लिए किया गया है। ठीक,
अच्छा, जो चौखट के बगल जो स्तंभ है, ये जो गर्भगृह के चारों तरफ जो स्तंभ बने हैं कोनों पर, ठीक, या प्रदक्षिणा पथ में जो स्तंभ बने हैं, इन स्तंभों पर मांगलिक चिन्हों का उपयोग किया गया है। मांगलिक चिन्ह का उपयोग किया गया है। मांगलिक चिन्हों का उपयोग किया गया है, ठीक है। अब मांगलिक चिन्ह आप जानते हैं, जैसे कलश का उपयोग, जैसे लक्ष्मी, जैसे शंख, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका उपयोग जो है यहाँ पर किया गया। और इसका उपयोग कालिदास ने अपनी रचना अभिज्ञान शाकुंतलम में भी किया है। उन्होंने भी कहा कि पद्य और शंख मंगल माने पद्य और शंख जो है ये मंगल चिन्हों के रूप में उपयोग किए गए हैं, ठीक। दूसरी चीज आप देखेंगे कि कहा जाता है जो गर्भगृह है, गर्भ ने स्तंभ युक्त एक मंडप बनता था। तो गर्भगृह के सामने ये देखिए, गर्भगृह ये है, इसके सामने ये वाला जो पोर्शन है ये मंडप के, और ये चारों तरफ जो है ये प्रदक्षिणा पथ है। तो ये क्या हो, जो वैष्णव मंदिर है जो आपके यूपी के ललितपुर जिले में दिखाई देता है या ललितपुर जिले में स्थित है, ये पत्थर से बना हुआ मंदिर है, एक विष्णु का मंदिर है। इसमें गुप्त काल शैली का सबसे स्पष्ट और सबसे बेहतर एग्जाम्पल हमें दिखाई देता है। एक मंदिर है तेली मंदिर, गुप्त काल में ही बना हुआ है, ये शायद जो है द्रविड़ शैली से प्रभावित है, ठीक, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शनल है, ठीक है। कहा जाता है कि दो मंदिरों को छोड़कर, यानी लक्ष्मण मंदिर और भीतरी मंदिर, दो मंदिरों को छोड़कर अगर दिख रहा होगा तो बाकी सारे मंदिर जो है पत्थर से बने हैं। इन महत्वपूर्ण मंदिरों के नाम की चर्चा हम आपको कर दे रहे हैं चूंकि क्लास खत्म हो। तो महत्वपूर्ण मंदिरों में आपका जो गुप्त काल का आता है उसमें आपके तिगवा का विष्णु मंदिर है। तिगवा का विष्णु मंदिर जो आपके मध्य प्रदेश के जबलपुर में है बच्चों, ये मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, नोट कर लीजिएगा, हम धीरे धीरे बोल रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आप देखें तो कहा जाता है कि आपके अगला जो मंदिर है वो है एरण। एरण आपके एमपी के सागर जिले में है। एरण का विष्णु मंदिर ये एमपी के सागर जिले में है। अगला है नचना कुठार का पार्वती मंदिर। नचना कुठार का पार्वती मंदिर ये मध्य प्रदेश के एमपी जिले में है, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है, ठीक है, पन्ना जिले में है। इसके बाद एक जिसका नाम है भूमरा का शिव मंदिर। भूमरा का शिव मंदिर ये सतना जिले में है, मध्य प्रदेश के, ठीक है। बाकी एक को लेकर थोड़ा सा डाउट है, लक्ष्मण मंदिर देख लीजिएगा। तो आज की क्लास में हमने बच्चों आपको दोनों चीज़ें कवर कराने की कोशिश किया, ठीक है, और ठीक है। तो आज की क्लास जो है ठीक है, चलिए आज की क्लास फिनिश करते हैं, कल शाम को फिर मिलते हैं बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है।